मुजफ्फरपुर जिले में एमएलसी चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। एमएलसी प्रत्याशी इंजीनियर ब्रज बिहारी ने हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव को बताया कि अपने समाज के लिए एक ऐसे छवि के प्रतिनिधि को चुने जो अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने प्रतिनिधि के लिए विकास कर सके। ऐसा प्रतिनिधि हो जो सदन में आवाज उठा सके ताकि अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि अपने राज्य तथा अपने देश का विकास करे। एमएलसी मुजफ्फरपुर चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। 4 तारीख को मतदान होना है। इसी संदर्भ में हम आ पहुंचे हैं एमएलसी प्रत्याशी इंजीनियर ब्रज बिहारी जी के पास। नवयुवक है, शिक्षित है, पूर्व से ही समाज के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे काम किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनको जानना चाहते हैं कि इनकी उद्देश्य क्या है, क्या ये सोच रखते हैं, इस चुनाव में आए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं। आइए बात करते हैं। पूरा परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और इस मुजफ्फरपुर जिले के तमाम जनप्रतिनिधिगण को मैं प्रणाम करता हूं और आदाब करता हूं एवं मुजफ्फरपुर के सभी जनता जनार्दन को भी मैं प्रणाम करता हूं। बात रही एमएलसी की, तो एमएलसी चुनाव जो है यह काफ़ी मुजफ्फरपुर का सीट जो है चर्चा में रहता है। पूरे बिहार में चर्चा में रहने का कारण भी है। हमेशा देखा जा रहा है कि हर जगह जो असामाजिक तत्व हैं वो हावी है, मुद्रा शक्ति हावी है, इसलिए यह चुनाव हमेशा चर्चा में रहने का विषय बना हुआ रहता है पूरे बिहार में। बात रही कि यह चुनाव रियली में है क्या। इस चुनाव में जनप्रतिनिधिगण जो वार्ड सदस्यगण हैं, मुखिया गण हैं, पंचायत समिति सदस्यगण हैं, सभी लोग इसमें वोटिंग करते हैं। विधायकगण भी इसमें वोटिंग करते हैं। माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला परिषदगण, सभी लोग इसमें वोटिंग करके एक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वास्तविकता में एमएलसी जो है इन सारे प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में जाते हैं, इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए सदन में जाते हैं, इनकी समस्याओं को उठाने के लिए सदन में जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है काफी दिनों से। अब समय आ गया है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। वोटिंग का लास्ट, प्रचार का आज लास्ट दिन है और हम मुजफ्फरपुर के तमाम जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं या यहाँ के जो जनता जनार्दन है उन सबों से अपील करना चाहेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि जो हैं वह इस बार के चुनाव में 4 तारीख को अपने दिल की आवाज को सुने, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मुजफ्फरपुर के गौरवशाली इतिहास के लिए और विशेषकर अपने हक और अधिकार के लिए चुनाव में वोट डालने का काम करें। बार बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को इस चुनाव की जो रियल वोटिंग की पद्धति है छुपी नहीं हुई है। आप बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि आप गांव घर से लेकर शहर तक सारे जगहों पे आपकी प्रेजेंस है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा का क्या स्थिति है। लोग रियली अगर देखा जाए वास्तविकता में तो एक ऐसा बल है जो काफी, जिसका जनसंख्या है वह शिक्षा, अच्छे क्वालिटी की शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। कोई भी नेता देखा जाए तो इस पर बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज शिक्षा की बात कर रहे हैं, अच्छे व्यवस्था जो है उस पर भी सही से लोग नहीं कर पा रहे हैं चीज को। इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस सबको भी प्लेन पर लाने की जरूरत है। अच्छा, स्वास्थ्य के प्रति क्या? स्वास्थ्य का जो कंडीशन है आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में हर साल ये बच्चे मरते हैं। किस वीकर सेक्शन के बच्चे हैं? ऐसे समाज से आते हैं जो पारस जैसे हॉस्पिटल का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं। वैसे लोग के लिए हमेशा जो जरूरत की चीज है, जैसे मुजफ्फरपुर से एम्स उठकर चला गया, आज अगर वह एम्स बना होता तो यहाँ के लोगों के लिए आसानी होती, आसानी से लोग इलाज करा पाते और अपना जो समाज है उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको कहीं कहीं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और कहीं भटकना नहीं पड़ता। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। यही वास्तविकता है। क्या कर सकते हैं इसमें? फिर भी जो हकीकत है अंततः यह लोगों से कहना चाहेंगे कि अपनी आवाज को लोग जरूर सुने
अपने बीच को लोग को जब तक वो नहीं चुनेंगे तब तक उनकी आवाज को नहीं सदन में बुलंद किया जा सकता है और तब तक उनके हक अधिकार की बात नहीं किया जा सकता है। आज उनका हक और अधिकार रियली में मारा जा रहा है और मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है मुद्रावादी व्यवस्था के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके इससे उनको मतलब एक तरह से कहिए तो मेंटली जो है सेट कर दिया जा रहा है। अब आप समझिए ना कि जब मतलब श्री लाइव न्यूज़ पे मैंने देखा कि रुपया लड़े एमएलसी, पत्रकार महोदय इस टाइप का डिस्कशन करते हैं तो लोग के दिमाग में बस गया है कि कोई भी बिना पैसा वाला लोग, एक अच्छा लोग जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है, रुपया वाला लोग ही बन सकता है। इस टाइप का माहौल समाज में व्यक्त होते जा रहा है जो किसी भी तरह से किसी भी रूप में समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस चीज को आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंततः हम सारे जनप्रतिनिधि जो इस मुजफ्फरपुर के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं उन सबों से यह अपील करना चाहेंगे, उनको हम दिल से यह बताना चाहेंगे कि एक जो गरीब का बेटा, एक गरीब आदमी जितना लोकतंत्र की शक्ति को समझ सकता है वह सारी चीजें हैं जो उनको मिलना चाहिए। आज जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत के आए हैं, जो पंचायत से वार्ड सदस्य हैं, मुखियागण हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद है, आज एक्चुअली में जो विधान परिषद का चुनाव होता है उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उनकी समस्याओं को सदन में रखने के लिए, उनकी बात करने के लिए, लेकिन ऐसा आज नहीं हो रहा है। अब समस्या आप देखिए, जिनके वोट से चुन करके जाते हैं उन लोगों की सैलरी अगर देखा जाए, उनकी भत्ता देखा जाए तो 3-4 लाख रुपए होते हैं, जबकि आज भी वार्ड सदस्य लोगों का जो मतलब भत्ता जो मिलता है वह भत्ता 500 रुपए मात्र है, मुखिया जी लोगों का 2500 रुपए मात्र है। इस हिसाब से तो क्या इनकी आवाज को जो प्रतिनिधि लोगों ने चुना है, क्या इनकी आवाज को सदन में उठाने का काम किए? अगर उनकी, मैं मानता हूं कि अगर जनप्रतिनिधिगण या छोटी सी चीज, जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर गए, मतलब भेजे हैं जिता करके जिनको, अगर उनकी सैलरी 3-4 लाख रुपए हो सकती है, उनको पेंशन मिल सकता है, तो क्या एक वार्ड सदस्य को 500 से 5000 रुपया नहीं मिल सकता है? आज लोगों को ठगा जा रहा है वोट, लोगों का वोट, जनप्रतिनिधियों का वोट ठगा जा रहा है प्रलोभन के आड़ में। समाज में कुछ कुरीतियां फैला करके बहुत सारी चीजें हैं जिसे मीडिया के सामने नहीं कहा जा सकता है, जो समाज जान रहा है इस चीज को। आज अगर देखा जाए तो लोग उनके प्रलोभन से नहीं, अगर चाहे तो वो अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। उनके अधिकार की बात जब हो तो ये 500 का भत्ता उनका 5000 में बदल सकता है और उन्हें महीने का 5000 मिल सकता है। जब अगर उनको, उन लोगों को, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर 3-4 लाख मिल सकते हैं तो इनको 5000 क्यों नहीं, मुखिया जी को 25000 क्यों नहीं? इस पे बात होनी चाहिए। इनको जो दिक्कत है इनकी आवाज को सदन में उठनी चाहिए। ऐसी ये सारी बातें नहीं हो रही है। इनके संगठन को मजबूती मिले, ये आपस में बैठकर अपनी समस्याओं की बात करें। इन बातों को करने के लिए हर ब्लॉक में एक सभागार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोग बैठे। काफी महिलाएं जीती हैं चुनाव, आज तक इन लोगों को एकत्र होकर बैठ करके मीटिंग करने के लिए, अपनी समस्या को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए एक सभागार भी नहीं है। महिलाएं जाती हैं, उनको वॉशरूम का प्रॉब्लम होता है, एक नहीं हो पाते हैं, मजबूत नहीं हो पाते हैं, जिसका कारण है कि वो बड़े बड़े लोगों से महली लोगों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। आज भी ऐसा है कि जनप्रतिनिधियों को बहुत जगह सरकारी जी बिल्कुल, इन सारी चीजों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। सारी सरकारी तंत्र में, सारी चीजों में पारदर्शिता नहीं है, लोगों को उनका हक अधिकार याद नहीं दिलाया जाता है, उनकी बात नहीं की जाती है। इन सारी चीजों पर चर्चा करने की जरूरत है और इनको प्लिंथ पर लाने की जरूरत है। नौजवानों के लिए क्या कुछ है? विशेष करके तो इस बार के पंचायती राज चुनाव में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज का चुनाव हुआ है, जो वोटर हैं उसमें नौजवान तो भारी संख्या में जीत के आए हैं और नौजवान आज तक नेता चुनते आए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि नौजवान आज तक नेता तो चुनते आए लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूं जो राजनीति से आज भाग रहे हैं वो अपनी सहभागिता राजनीति में दिखाएं और लोगों के जो दायित्व है उनकी पूर्ति करे और बढ़ चढ़ करके आगे आए और दूसरे किसी को चुन करके उस पर निर्भर न होकर के स्वयं इस राजनीति में आकर सहभागिता को निभाए और अपना जो देश का, राज्य का, परिवार का, समाज का जो भाग है, जो विकास है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो अपने हाथों से दिखे। शिक्षा के क्षेत्र में नजरअंदाज कर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात को समझाने का काम करते आए हैं। जैसा कि
वोटिंग कैसे करना है, वोटिंग का पद्धति क्या है, इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती है। बस चर्चा तो सिर्फ होती है कि मुझे वोट कैसे मिले, हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, लोगों का विकास हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। आज जब मैं फील्ड पे जाता हूँ, जनप्रतिनिधियों से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि वोट जिनको भी करना है उनके सामने डंडा खींचना है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो यह डंडा खींच चुनाव नहीं है। इस चुनाव की जो पद्धति है उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। और इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू जो चुनाव होता है, जिससे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं सदन में। और हम अब चाहेंगे कि उस पद्धति को 2 मिनट में आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देखिए, यह बैलेट पेपर का नमूना है। इसमें सारे जनप्रतिनिधियों का क्रमांक रहता है, उनका नाम रहता है, उनका फोटो लगा रहता है। इतने से सभी जो वोटर हैं, जितने भी मतदाता मालिक हैं, वो वाकिफ हैं। लेकिन उनको सिखाया गया है कि आप जाके डंडा पार दीजिए। यह डंडा एक्चुअली डंडा नहीं है, यह डंडा एक है। और आप अगर चाहिए तो सभी के सभी अधिकतम जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को वोट दे सकते हैं। और अगर चाहिए तो किसी एक को दे करके भी आप छोड़ सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है पहले से, तो मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों का पहला पसंद अगर हम हैं तो आप मेरे सामने 1 लिखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, क्रमांक 2 वाले भी आपके पसंद है या क्रमांक 1 वाले भी आपके पसंद है, तो उनके सामने आप 2 लिख करके उनको वोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, क्रमांक 6 वाले भी हमारे पसंद है, इनको भी हम उनसे कम मानते हैं, तो इनके सामने 3 लिख करके भी आप वोट करके इतना पे छोड़ सकते हैं। नहीं, आपको लगता है कि नहीं, हम क्रमांक 2 वाले को भी देना चाहते हैं, तो वहां भी आप 4 लिख के दे सकते हैं। आप किन्हीं को 6 लिख के दे सकते हैं, इनको 5 लिख के दे सकते हैं। या आपके विश पे डिपेंड है कि आप कैसे इनको किस जगह पर मतलब पाते हैं अपने दिल में, उस हिसाब से। यह वोट बोकस नहीं होगा। लोग कहते हैं कि अरे सभी को वोट कैसे दे, बोकस हो जाएगा। लेकिन ऐसा पद्धति रियल में है नहीं। आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की जहां तक बात है, वरीयता की बात है, तो जितने कैंडिडेट है उतनी वरीयता के साथ आप उनको वोटिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि वह वरीयता का क्रम जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हमको मतलब क्रम संख्या 5 पे अगर आप 1 लिखते हैं और क्रम संख्या 4 पे भी अगर आप 1 लिख दिए तो वो वोट बोकस हो जाएगा। इसको शब्दों में नहीं लिखना है। आपको मैथमेटिक्स के जो ही अंक है, जो ही पद्धति है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रोमन हो, किसी भी पद्धति से आप लिख करके दे सकते हैं। और इनकी जो काउंटिंग है, इनकी गिनती जो है, वह गिनती पहले 1 नंबर प्रेफरेंस वाले का होता है। अगर इससे रिजल्ट नहीं आउट हुआ तो इसमें 2 नंबर प्रेफरेंस का गिनती होता है। अगर इसमें भी अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस की गिनती होती है। और आप कहिएगा कि ऐसा कैसे पता चले, तो इसका पहला शर्त होता है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए जितना भी टोटल वोटर है एरिया के, उतना का आधा मतलब 50% प्लस 1 वोट जब तक नहीं आता है तब तक वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब मानिए कि पहला प्रेफरेंस में अगर किन्हीं को 50% प्लस 1 वोट नहीं आया, यानी कि अगर 6200 वोट हम मान के चलते हैं कि मुजफ्फरपुर में है, तो किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए 3101 वोट चाहिए। अगर यह नहीं आता है तो नेक्स्ट आपको दूसरा नंबर का काउंटिंग होगा। अगर उससे भी नहीं आता है तो तीसरा नंबर का काउंटिंग होगा। आपका वोट बोकस नहीं होगा। तो इस जो आपका अधिकार है वोटिंग का, आपका जो कर्तव्य है उसका भी पालन कीजिए। वोटिंग का जो आपका अधिकार है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोग वोटिंग का कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए नंबर 1 पे फिट नहीं है तो 2 नंबर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए 1 नंबर पर फिट है तो 1 नंबर दीजिए। लेकिन अपने वोटिंग का, अपने मताधिकार का प्रयोग कर हमको जरूर आशीर्वाद देने का काम कीजिए। अच्छा, चलिए, ये तो वोटिंग का सिस्टम आपने समझाया है। हम जानना चाहेंगे कि जितने भी प्रतिनिधि हैं आपके यहाँ, उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करके हम तो चाहेंगे कि आप लोग वोट करिए। और मैंने बता नहीं पाया है, इस चुनाव में मेरा जो क्रमांक है वो 5 है। हम सभी लोग से कहते हैं कि अगर आप हमें समझते हैं कि हम आपके योग्य हैं, आपके बीच के हैं, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो जरूर क्रमांक 5 पर मेरे नाम के सामने खाली बॉक्स में 1 लिख करके, अगर 1 के लाइक समझते हैं तो 1, अगर 2 के लाइक समझते हैं तो 2 लिखकर जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनसे बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि इनका कहना है कि हमारे यहाँ मुद्रावादी हावी है, जो ये दूर करना चाहते हैं। समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन सारी चीजों को दूर करना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि के अधिकार के लिए वह सदन में लड़ने का काम करेंगे। लास्ट में जी, और कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं।
लास्ट में हम लोगों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपनी जो विचार है आप लोगों का उसको जरूर बदलिए। अगर देखा जाए तो एक शायरी टाइप का है जो हम आपको कहना चाहेंगे कि आग अभी बाकी है, मैं तो एक बस चिंगारी हूँ। आग अभी बाकी है, मैं तो बस एक चिंगारी हूँ, परिवर्तन की चाह जगाने आया ब्रज बिहारी हूँ। इसके साथ आप लोग इस चीज को देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर को परिवर्तन की जरूरत है। पंचायत लेवल पर वार्ड से लेकर के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य लोग भी यह फील किए हैं कि परिवर्तन जरूरी है और भारी मात्रा में युवाओं की भागीदारी जो है बढ़ चढ़ के आई है। इसलिए युवा जरूर अपने भाग्य और भविष्य को आगे तक बढ़ चढ़ करके गढ़ने का काम करे। अपने जैसे प्रतिनिधि को चुने जो उनकी बात को सदन तक रखे, उनके रोजगार की बात को सदन तक रखे, उनके भविष्य, उनके भाग्य किसी दूसरे के नाम से न लिखे जाए, वह खुद लिखे और राजनीति में अपनी सक्रियता को दिखाए। इस पद्धति को हर परिस्थिति में भुला जाए। जो जितने भी पढ़े लिखे लोग इस चीज को मानते हैं कि राजनीति में मुझे नहीं जाना है, राजनीति एक अच्छी चीज नहीं है। जितने भी सभ्य लोग हैं ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, जो मैं बार बार कहता हूं। जब तक उस चीज को समझते रहेंगे पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है, तब तक जो रियली में पॉलिटिक्स का जो मतलब राजनीति का जो रियल फायदा है वो समाज को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब तक युवा नहीं आएगा, जब तक युवा की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, मतलब प्रत्यक्ष रूप में, तब तक समाज में परिवर्तन संभव नहीं दिख रहा है। देखिए, ये परिवर्तन चाहते हैं और अभी जितने भी व्यवस्थाएं हुई, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।